हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? पढ़ाई बढ़िया चल रही है आपकी? डाउट्स आप पूछते चलें। कहीं पर भी आप वीडियोस देखते हैं, कहीं पर भी कोई डाउट्स हो तो वो आप पूछते चलें। आपको बहुत ही सरल सिंपल भाषा में, जिसमें कि आप 11th का जो NCERT कोर्स है आप कर पाएँ, उस भाषा में आपको इन वीडियो में बताया जा रहा है। सिंपल चीज़ें, बहुत डीप में बेसिक में जाने से वीडियोस लंबे होंगे, थोड़ा सा बोरिंग होंगे, कोर्स भी आपका उतना तेजी से नहीं हो पाएगा। इसलिए सिंपल भाषा में आपको बताया जा रहा है इन वीडियो में, तो आप बहुत ध्यान से इनको समझें। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें इस वीडियो में अवश्य ही होती हैं। आज हमको जो पढ़ना है, आपके कोर्स में 3 फैमिलीज हैं, जिसमें पैरालिलिएसी हम पढ़ चुके हैं, कुल फेबेसी या पेप्लियोनेसी, जो पहले लेग्यूमिनेसी का उपकुल था, वो हम पढ़ चुके हैं, जिसका एग्जाम्पल पाइसम सिटाइवम हमने पढ़ा। आज हमको पढ़ना है कुल सोलेनेसी। इसमें जो मुख्य पौधे हैं, टमाटर, मकोए, अश्वगंधा, आलू, इन सब के बारे में हम अच्छे से परिचित हैं और डेली अपने जीवन में इनका उपयोग करते हैं। तो अपन आज पढ़ते हैं फैमिली सोलेनेसी के बारे में। इसमें ये बहुत बड़ा वंश है, इसमें 90 वंश और 2000 जातियां हैं। कितने वंश हैं? 90 वंश। 90 वंश और 2000 जातियां हैं इस कुल में। और इस कुल में जो सोलेनम एक उपकुल है, सोलेनम, खाली इसी में 1500 प्रजातियां, 1500 जाति सोलेनम में ही है। अलग अलग इसमें उपकुल है, जिसमें सोलेनम में ही 1500 जातियां, 90 वंश और 2000 जातियां हैं, जिसमें से 1500 केवल सोलेनम में। ठीक है, ये बहुत बड़ा कुल है और इसके बारे में हम अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं इन पौधों का स्वभाव। कैसा स्वभाव होता है, ये कहाँ उगते हैं, झाड़ी होते हैं, हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं, क्या होते हैं? तो ये एक वर्षी भी हो सकते हैं और बहुवर्षी भी हो सकते हैं। एक या बहुवर्षी हो सकते हैं और ये शाक भी हो सकते हैं, झाड़ी भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं ये? झाड़ी किसको बोलते हैं? जो बहुत मोटे तने वाले ना हो, लेकिन तना भी हरा ना हो, कटीला तना हो, कांटे ना हो, थोड़ा सा हार्ड हो और आसानी से उसके तने टूट जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं झाड़ी। ये छोटे वृक्ष भी हो सकते हैं और आरोही भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वंश है इनका, बहुत जातियां हैं, इसीलिए कुछ पौधे आरोही भी होते हैं, जो दुर्बल तने होते हैं और किसी अन्य आधार को लिपट कर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अगला है इनकी जड़। तो चूंकि बहुत बड़ा कुल है, जो जड़ है, अधिकतर पौधों में तो मूसला ही जड़ पाई जाती है। कौन सी जड़ पाई जाती है? मूसला जड़ ही पाई जाती है। कुछ पौधों में अपस्थानिक होती है, अधिकतर में मूसला ही जड़ होती है। इसके बाद है तीसरा तना। जो तना है ये भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। शाकीय यानी ऐसा तना जो हरा हो, शाकी भी हो सकता है, और सीधा होता है, शाकी सीधा। अब जो तना सीधा है वो कैसा होगा? स्ट्रेट और मजबूत होगा। लेकिन कुछ तने कैसे होते हैं? आरोही। तो वो वाले तने फिर कैसे नहीं होंगे? सीधे नहीं होंगे। फिर वो तने कैसे होंगे? आरोही मतलब ऊपर चढ़ने वाले, तो सीधे खड़े नहीं रह सकते। ये शाखित होते हैं, इसके पौधों के तने बेलनाकार होते हैं, यानी एकदम गोल तना होता है, शाखित, बेलनाकार। फिर ठोस होते हैं। इसका जो एक सदस्य है आलू। आलू में जो तना है
वो भूमिगत भी हो जाता है। तना भूमिगत होता है और भूमिगत तने में जब भोजन इकट्ठा होता है तो वो भोजन फिर हम आलू के रूप में खाते हैं। तो ये हो गई किसकी विशेषता, उसके तने की। अब इसके बाद है इसकी पत्तियां। तो इसकी पत्तियां सरल होती हैं, इस फूल में संयुक्त पत्तियां नहीं होती, सरल होती हैं। आप इन पौधों की स्कूल में यदि आप पत्तियां देखेंगे तो नॉर्मल वाला ग्रीन आम वगैरह की पत्तियों जैसा दिखाई नहीं देता, कुछ सफेदी लिए हुए इसकी पत्तियां होती है, रोमिल होती है, इनके किनारे कटे हुए होते हैं और एक ही पेड़ में दो अलग अलग टाइप की पत्तियां भी हमको मिल सकती हैं। जहाँ पुष्प लग रहे होंगे वहां पत्तियां थोड़ी सी अलग और बाकी पौधे में अलग भी मिल सकती हैं। इसमें जो पत्तियां हैं सरल होती हैं, एकांतर क्रम में लगी होती है। एकांतर क्रम आप समझते हैं, तने में एक इस तरफ, तने में दूसरी उस तरफ अगली पत्ती दूसरी तरफ निकलेगी। एकांतर होती है पुष्पी क्षेत्र में, जो पुष्पी क्षेत्र है वहां पर पत्तियां एकांतर ना होकर सम्मुख हो जाती है। सम्मुख का मीनिंग क्या होता है एकांतर का, देखिए यदि ये तना जा रहा है, एक पत्ती यहाँ निकली है, दूसरी पत्ती यहाँ निकली, तो इसको हम बोलेंगे एकांतर। किंतु यदि दोनों पत्तियां एक दूसरे के सामने सामने है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सम्मुख। तो सोलेनेसी में क्या होता है कि वैसे तो वो एकांतर पत्तियां होती है, लेकिन जहाँ पुष्प लग रहा है वहां पर सम्मुख हो जाती है। अच्छा, अब इसके बाद में और कैसी होती है इसकी पत्तियां, उनमें अनुपर्ण नहीं होता, अनुपर्णी, अनुपर्ण अनुपस्थित होता है, अतः इसे कहा जाता है अनुपर्णी। इसमें एक शरीर जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, एक शरीर जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, शिराविन्यास पाया जाता है और इनके जो किनारे हैं वो कटे फटे होते हैं, किनारे कटे फटे, पत्तियों के किनारे कटे फटे होते हैं, एकदम आच्छन्न प्लेन किनारा इनमें नहीं पाया जाता। फिर इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है पत्तियों के बाद में, अगला है पुष्प क्रम। इनमें सासीमाक्षी पुष्प क्रम पाया जाता है। कौन सा पुष्प पाया जाता है, सासीमाक्षी, यानी पुष्प के निकलने के बाद तने की लंबाई रुक जाती है और उसके आसपास से अन्य शाखाएं निकलती हैं, तब उनमें पुष्प लगते हैं। तो सासीमाक्षी पुष्पक्रम है, लेकिन सोलेनम में जो सोलेनम उपकुल है इसका, उस सोलेनम कुल में क्या होता है, आकक्षीय सासीमाक्ष। सोलेनम में आकक्षीय सासीमाक्ष, जबकि धतूरा, धतूरा भी इसी का एग्जाम्पल है। तो धतूरा में ये कैसा होता है, एकल कक्षी। धतूरा में एकल कक्षी पाया जाता है। सासीमाक्षी पुष्पक्रम है, सोलेनम जो कुल है उसमें आकक्षी सासीमाक्षी पुष्पक्रम होता है, किंतु धतूरे में एकल कक्षी होता है, यानी पत्ती के कक्ष से पुष्प निकलते हैं, केवल एक पुष्प निकलता है। छठवां पुष्पक्रम के बाद में है पुष्प। इसमें पुष्प कैसे होते हैं, तो पुष्प होते हैं सावरंत। सावरंत का अर्थ क्या होता है कि पुष्प में डंडी होती है, उस डंडी को हम सामान्य भाषा में डंडी बोलते हैं, लेकिन उसे जीव विज्ञान की भाषा में वृंत कहा जाता है। और ये जो पुष्प है उनमें सहपत्र नहीं होते, सहपत्र रहित, इब्रैक्टिएट। फिर ये पूर्ण पुष्प होते हैं, चारों चक्र पाए जाते हैं, द्विलिंगी होते हैं,
त्रिज्या सममित होते हैं। त्रिज्या सममित, त्रिज्या सममित मतलब जितनी बार भी काटेंगे तो बराबर पार्ट मिलेंगे, 2 बार या 3 बार में। चक्रीय होते हैं, चक्रीय पुष्प होता है, यानी जो पुष्प के त्रिज्या सममित चक्रीय होते हैं और उभयलिंगी, जायांगधर, दोनों लिंग इनमें पाए जाते हैं। ये जायांगधर पुष्प होते हैं, यानी जो सारे के सारे चक्र है वो जायांग को धारण करके रखते हैं और इनके पुष्प पंचभागी होते हैं। प्रत्येक चक्र में लगभग 5 भाग पाए जाते हैं या 5 के मल्टीपल में पाए जाते हैं। इसके बाद है बाह्य दल पुंज। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है जिसका नाम है बाह्य दल पुंज। ये जो बाह्य दल पुंज है इनमें बाह्य दल की संख्या 5 होती है, संख्या 5। संयुक्त होते हैं यानी ये आपस में जुड़े होते हैं, लगभग सभी में घंटाकार आकार के पाए जाते हैं। फिर कुछ में ये रोमेन होते हैं, इनमें कोर स्पर्शी दल विन्यास पाया जाता है। कोर स्पर्शी दल विन्यास, एक दूसरे को छूता हुआ ये दल बाह्य दल होते हैं और ये अपाती होते हैं। ये इनकी विशेषता है, इस फूल की विशेषता है कि इसके जो बाह्य दल है वो अपाती होते हैं, फल बनने के बाद भी उसमें लगे रहते हैं। जो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा बैंगन में, भटा में आपने देखा होगा कि भटा खरीदते समय भी उसमें बाह्य दल चिपके हुए रहते हैं। अब 8वां है दल पुंज। 8वां है दल पुंज। दल पुंज जो है ये भी संख्या में अधिकतर में 5 होते हैं, संख्या 5 की संख्या में होते हैं और ये नियमित होते हैं और कोर छादी दल विन्यास में पाए जाते हैं। कोर छादी दल विन्यास ये इनमें पाए जाते हैं, यानी कोर को छूते हुए लगभग पाए जाते हैं। अब उमंग कैसे होते हैं? अगला है उमंग। उमंग की संख्या भी 5 या 5 के मल्टीपल में ही होती है। संख्या चूंकि अपन पढ़ चुके हैं पंचभागी है तो हर चक्र कितना होगा? 5। संख्या इनकी 5 होती है। पृष्ठ लग्न होते हैं, द्विकोष्ठकी होते हैं, द्विकोष्ठी पृष्ठ लग्न। पृष्ठ लग्न का अर्थ क्या होता है? पृष्ठ लग्न का अर्थ होता है कि यदि ये द्विकोष्ठी है तो इसकी पीठ में यहाँ से इस तरह से क्या जुड़ा होता है? कुतंतु जुड़ा होता है, तो उसे कहा जाता है पृष्ठ लग्न। और दल लग्न, दल लग्न मतलब सभी में ये जो कुतंतु है वो दल से जुड़े हुए होते हैं। यदि आप दलों को अलग करेंगे तो कुतंतु भी उसके साथ साथ जुड़े हुए हमें मिलेंगे। असमान लंबाई के होते हैं। असमान लंबाई होती है इनकी और इसके योजी लंबा होता है, जो दो परागकोशों को जोड़ता है वो लंबा योजी होता है और इनका स्फुटन भी लंबाई में होता है, स्फुटन लंबाई में होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके जायांग के बारे में। जायांग, जायांग पुष्प का मादा भाग है। इसका जायांग थोड़ा सा अलग होता है अन्य पुष्पों से। इनका जो बीजांड आसन है
वो थोड़ा सा तिरछा होता है, एकदम सीधे में नहीं होता। ये द्विअंडपी होता है, दो भागों में बटा होता है। द्विअंडपी युक्तांडपी, दोनों जुड़े होते हैं आपस में, द्विअंडपी और युक्तांडपी। फिर ये द्विकोष्ठी होता है, दो कोष्ठ इसमें पाए जाते हैं। और बीजांड की संख्या बहुत ज्यादा होती है, थोड़ा सा विशेष प्रकार का होता है। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, ऊर्ध्ववर्ती, यदि जायांगार पुष्प है तो अंडाशय कैसा होगा? ऊर्ध्ववर्ती। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता, अन्य चक्रों में सबसे ऊपर पाया जाता है। फिर इसके प्रत्येक कोष्ठ में अनेक बीजांड पाए जाते हैं, प्रत्येक कोष्ठ में अनेक बीजांड। आप देखते होंगे टमाटर में, बैंगन में बहुत सारे बीज हमें दिखते हैं। बीज ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि अंडा बहुत ज्यादा है। तो प्रत्येक जो इसका कोष्ठ है उसमें अनेक बीजांड, जितने बीजांड होंगे उतने ही बीज होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ में अनेक बीजांड, अनेक बीजांड इसमें पाए जाते हैं। फिर अक्षीय बीजांडन्यास होता है, यानी मध्य में, केंद्र में अक्ष होता है, वहां पर बीजांड पाए जाते हैं, अक्षीय बीजांडन्यास पाया जाता है। फिर इसमें जो बीजांड आसन है वो तिरछा होता है और फूला हुआ होता है। बीजांड आसन तिरछा व फूला हुआ, बीजांडासन तिरछा होता है और कैसा होता है? वो फूला हुआ होता है। जो इसकी वर्तिका है वो सरल होती है और जो वर्तिकाग्र है वो द्विशाखित होती है। वर्तिका सीधी व वर्तिकाग्र व वर्तिकाग्र द्विशाखित। इसका जो फल है वो कौन सा होता है? बेरी। इसका फल बेरी फल होता है, किंतु जो धतूरा है वो कैप्सूल होता है। बाकी सब फल कैसे होते हैं? बेरी फल। धतूरा, धतूरे का फल कैप्सूल या संपुट फल होता है, जो पूरी तरह से बंद होता है। बाकी सब फल कैसे होते हैं? बेरी। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है टमाटर और बैंगन, इसको आप देख सकते हैं। इसके पुष्पों को अच्छे से आप फ्लावर को खोल करके पूरा अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं। बीज बहुत सारे होते हैं, बीज अनेक चपटे चपटे होते हैं। आपने देखा होगा टमाटर के, बैंगन के बीज बिल्कुल एक जैसे होते हैं और भ्रूण कोश युक्त होते हैं। उनमें क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश पाया जाता है। दो प्रकार के बीज होते हैं, एक जिनमें भ्रूण कोश हो और एक जिसमें भ्रूण कोश नहीं हो, तो इनमें भ्रूण कोश पाया जाता है। अब आता है अगला पॉइंट, इसका पुष्प सूत्र 11वां पॉइंट था। अब आ जाता है 12वां पॉइंट, पुष्प सूत्र। तो पुष्प सूत्र में सबसे पहले देखा जाता है सहपत्र है या नहीं, तो इसमें सहपत्र नहीं है, EBR। फिर इसके बाद इसमें जो पुष्प है वो त्रिज्या सममित है। फिर अगला जो लक्षण है वो क्या है? द्विलिंगी है। ये द्विलिंगी हमने बना दिया, द्विलिंगी का चिन्ह। इसमें जो कैलिक्स है 5 है और जुड़े हुए हैं। इनके जो करोला है वो 5 है और जुड़े हुए हैं। ये हम उदाहरण के
ले रहे हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा का आपने नाम सुना होगा, तो उसका ये पुष्प सूत्र हम लिख रहे हैं। जो एंड्रोशियम है वो भी, उसमें भी 5 भाग होते हैं और 5 बीजांड होते हैं, और वो 5 पुमंग होते हैं और वो करोड़ा से जुड़े होते हैं। और जो गाइनोशियम है ये द्विकोष्ठी होता है और ऊर्ध्ववर्ती होता है। देखिए सभी का ये क्या बन गया, पुष्प सूत्र। क्या क्या, ई ब्रैकेट हमने पुष्प लिखा था सहपत्र रहित, तो सहपत्र रहित को कैसे दर्शाएंगे, EBR। हमने पुष्प लिखा था पूर्ण और द्विलिंगी, तो द्विलिंगी को कैसे लिखेंगे, इस तरह से। त्रिज्या संवेद इस तरह से दर्शाएंगे। इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है बाह्य दलपुंज 5 है और संयुक्त है, तो 5 है और कैसे है, संयुक्त है। फिर दल कितने हैं, 5 है, इनमें पाए जाते हैं, संयुक्त है, जुड़े हुए। फिर एंड्रोशियम अलग अलग है, 5 है, किंतु दल से जुड़े हुए हैं, दल लग्न है। कैसे है एंड्रोशियम, दल लग्न है, तो दल लग्न को किस तरह से जोड़ा जाएगा, दल के साथ जोड़ दिया। फिर गाइनोशियम जायंट द्विअंडपी है, द्विकोष्ठी है, ऊर्ध्ववर्ती है, तो द्विअंडपी जुड़े हुए अंडक है और कोष्ठ जुड़े हैं और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है, तो उसको पुष्प सूत्र में इस तरह दर्शाया जाता है। मुख्य रूप से पुष्प सूत्र भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए। पुष्प सूत्र से हम पुष्प का अच्छी तरह से वर्णन कर सकते हैं। अब इसका यदि हम पुष्प चित्र बनाएं तो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले तो ये जो पुष्प है ये त्रिज्या समेत है, ये बना दिया हमने। इसमें सहपत्र नहीं है, अतः सहपत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या बनाएंगे, इसमें बाह्य दल। बाह्य दल कितने हैं, 5, तो एक ये हमने बना लिया बाह्य दल। बाह्य दल का इस तरह का आकार बनाया जाता है, जुड़े हुए हैं, अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो दूसरा बाह्य दल ये हो गया, तीसरा बाह्य दल ये हो गया, ये क्योंकि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इस तरह हम इनको बनाएंगे। और ये चौथा बाह्य दल और ये 5वां बाह्य दल, ये आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए। बाह्य दल की आकृति इस तरह से बनाई जाती है, अपन संकेत में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो हिस्सा है वो कौन सा रहता है, दल रहते हैं। तो दल अपन देखेंगे इनके अपोजिट में है, तो यहाँ पर एक दल, यहाँ पर 2 दल, और ये दल भी आपस में कैसे होते हैं, जुड़े हुए। फिर 3 दल, 4 दल और ये 5 दल, 5 दल इनमें पाए जाते हैं और ये आपस में जुड़े होते हैं। दलों की आकृति इस तरह से बनाई जाती है, 5 बाह्य दल। फिर इनमें जो पुमंग है वो दलों से जुड़े होते हैं और बीच में, किनारों पर नहीं, सेंटर में। तो ये इस तरह से ये यहाँ पर उतंतु प्रत्येक दल में जुड़े हुए हैं। और कैसा है, परागकोश द्विकोष्ठी है, तो हम इसको कैसा बनाएंगे, द्विकोष्ठी। कैसा बनाएंगे बेटा, द्विकोष्ठी बनाएंगे। तो उसके आकृति भी हमको कैसे बनाना है, इस तरह से बनाना है, द्विकोष्ठी आकृति। 5 होते हैं। फिर इसके बाद जो हमने पढ़ा, जो इसका अंडाशय होता है वो कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में, और तिरछा होता है, तो ये इस तरह से होता है, तिरछा। और हमने पढ़ा मांसल और फूला हुआ होता है, तो ये इस तरह से बीच का हिस्सा मांसल और फूला हुआ है, और आजू बाजू का भी हिस्सा कैसा है, बहुत ही फूला हुआ, मोटी भित्ति का है, मांसल है। इस पर अनेक बीजांड लगे होते हैं, इस पर अक्षीय बीजांड है, अनेक बीजांड इस तरह से लगे होते हैं। तो ये क्या बन गया, इसका चित्र। इसमें सहपत्र नहीं है।
जो जो हमें पुष्प सूत्र में दिखता है वही हमें किस में दिखता है, पुष्प चित्र में। ठीक है। अब यदि हम इसको बाहर से इसका अध्ययन करें, पुष्पों का अध्ययन करें, तो इसका पुष्प हमें कैसा दिखाई देता है। तो इसका पुष्प हमें जो पंखुड़ियां हैं इस तरह से, एक तरफ से हम देखेंगे तो हमें 3 पंखुड़ियां दिखाई देंगी। कितनी पंखुड़ियां दिखाई देंगी? 3। और इसमें जो बाह्य दल है वो कहाँ तक पहुंचे होते हैं? ऊपर तक पहुंचे हुए होते हैं। तो ये क्या है? ये बाह्य दल मतलब सेपल, और ये क्या है? दल मतलब पेटल। पेटल इस तरह से होते हैं, और ये पेटल कहाँ तक आए हैं? नीचे तक आए हुए। हमने पढ़ा है कि अंडाशय कैसा है? इसमें ऊर्ध्ववर्ती। तो दल, बाह्य दल सब कहाँ से निकले होंगे? इनके नीचे से। और जो इनमें वर्तिका है वो छोटी सी होती है। ये है इसका, ये पुष्प की लंबवत काट हमने बनाई है। ये है इसका अंडाशय, जिसमें वर्तिका छोटी सी होती है, अंडाशय काफी फूला हुआ इसमें रहता है। और ये फूले हुए अंडाशय में द्विकोष्ठ है, जो कि थोड़े से तिरछे रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसमें बहुत सारे बीजांड लगे। ठीक है। तो ये कुल सोलेनेसी में इस तरह का अंडाशय पाया जाता है। अब जो इसके उमंग है वो कहाँ लगे होते हैं? दल लग्न होते हैं। तो ये नीचे से ना लगे होकर यहाँ पर लगे होते हैं इस तरह से। ये डोली होते हैं। धतूरे में आपको ये स्पष्ट दिखाई देंगे। धतूरे का यदि आप फूल लेते हैं तो धतूरे के फूल को ऐसा खोलेंगे तो आपको स्पष्ट लंबे परागकोश दिखाई देंगे, पृष्ठ लग्न दिखाई देंगे, और मुक्त डोली होते हैं, वो यहाँ वहाँ हिल डुल सकते हैं। इनकी यदि हम केवल ये ले, पुमंग ले, तो वो कैसे दिखाई देते हैं? वो पुमंग इस तरह से दिखाई देते हैं। इनमें पीछे से ये पुतंतु जाकर जुड़ा होता है, इस तरह से ये डोली होते हैं। धतूरे में आप बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं। यदि आप केवल इसका अंडाशय देखेंगे तो अंडाशय इस तरह का फूला हुआ मांसल दिखाई देता है। छोटी सी वर्तिका होती है, रोमेल वर्तिका अग्र होती है, जो कि पुष्पासन पर स्थित होता है। इस तरह से दिखाई देता है। यदि हम इसका अंडाशय देखें, उसका ट्रांसफर सेक्शन काटें, तो वो हमें कैसा दिखाई देगा? यदि हम इसका अंडाशय ले तो अंडाशय हमें, अंडाशय की जो दीवार है वो थोड़ी सी मांसल दिखाई देगी। मध्य में अक्षीय बीजान्यास है, जो कि तिरछा स्थित होता है। तो इस तरह से तिरछा स्थित होता है, मांसल होता है, फूला हुआ होता है, और इस पर इस तरह से अक्षीय बीजान्यास में बीजांड लगे होते हैं। तो आज हमने क्या अध्ययन किया? आज हमने अध्ययन किया कुल सोलेनेसी, जिसमें 90 वर्ष 2000 जातियां पाई जाती हैं। इसका एक कुल सोलेनम है जिसमें 1500 जातियां हैं। और इसमें अब अपन ने पढ़ा, जो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। स्वभाव एक या बहुवर्षीय होते हैं, झाड़ी भी हो सकते हैं इसके वृक्ष, छोटे वृक्ष भी हो सकते हैं, आरोही भी हो सकते हैं। इनमें जो जड़ है अधिकतर मूसला जड़ होती है, किसी किसी में अपस्थानिक जड़ होती है। तना शाखी भी हो सकता है, सीधा आरोही भी कुछ पौधों में हो सकता है। शाखित होता है, बेलनाकार होता है, ठोस होता है, और आलू में तना कैसा हो जाता है? भूमिगत। पत्तियां सरल होती है, एकांतर क्रम में लगी होती है। जहां पुष्प लगे हों वहां पर ये एकांतर ना होकर इस तरह से ये तने में दोनों तरफ ऐसा सम्मुख निकल आती है। अनअनुपर्णी होती है, अनुपर्ण नहीं पाए जाते। एक शिरीर जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। एक मोटी रिब होती है जिससे शाखाएं निकलकर पत्ती में फैली होती है। किनारे कटे फिटे होते हैं, अग्रभाग भी फटा हुआ होता है। पुष्प क्रम सासीमाक्षी होता है। 16 नंबर ये आकक्षी सासीमाक्षी, जबकि धतूरे में एकल कक्षीय होता है। पुष्प सावृत होता है। सहपत्र नहीं पाए जाते। पूर्ण होता है, चारों चक्र होते हैं। द्विलिंगी होता है और त्रिज्या सम्मित होता है। चक्रीय क्रम में इसके चक्र, चारों चक्र लगे होते हैं एक के बाद एक।
जायांगधर पुष्प होता है यानी अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती और पंचभागी होता है यानी पुष्प के चारों चक्र या तो 5 होंगे या फिर 5 के मल्टीपल में। अधिकतर में ये 5 ही होते हैं। बाह्यदल पुंज की संख्या 5 होती है, संयुक्त होते हैं, किसी में घंटाकार नली आकार के पाए जाते हैं। रोमिल होते हैं, रोम जैसे उनमें बने दिखते हैं छूने पर। कोर स्पर्शी दल विन्यास इनमें पाया जाता है। अपाती होते हैं, ये इनकी मुख्य विशेषता है कि इनमें जो बाह्य दल है वो अपाती होते हैं, गिरते नहीं है, फल में चिपके हुए रहते हैं। दल पुंज संख्या में 5 होते हैं, कोर छादी दल विन्यास पाया जाता है। अधिकतर में ये जुड़े हुए होते हैं, कुछ में ही अलग अलग होते हैं। पुमंग संख्या में 5 होते हैं, द्विकोष्ठी होते हैं, पृष्ठ लग्न होते हैं, दल लग्न होते हैं, दल से जुड़े होते हैं, असमान लंबाई के होते हैं और योजी जो है इनका लंबा होता है और जब इनका स्फुटन होता है तो इनमें लंबाई में ही होता है। जायांग द्विअंडपी युक्तांडपी, दो भागों में बटा होता है और जुड़े होते हैं वो। द्विकोष्ठी, कोष्ठ भी 2 होते हैं। ऊर्ध्ववर्ती यानी सभी चक्रों में ऊपर अंडाशय होता है। प्रत्येक कोष्ठ में अनेक बीजांड होते हैं और अक्षीय बीजांडास पाया जाता है। बीजांडासन फूला हुआ होता है और तिरछा होता है। वर्तिका सीधी होती है, वर्तिकाग्र द्विशाखित होती है। इनके जो फल है वो बेरी फल होता है, किंतु केवल धतूरे का फल संपुट होता है, कैप्सूल होता है जिसमें पूरे बीजांड अंदर बीज अंदर भरे होते हैं। फलों में बीज अनेक होते हैं, चपटे होते हैं, भ्रूणकोश युक्त होते हैं। इनमें जो पुष्प सूत्र है ईबीआर सहपत्र रहित, सफेद, द्विलिंगी, बाह्यदल 5, युक्त दली, युक्त बाह्यदली, करोला 5, युक्त दली, एंड्रोशियम 5 अलग अलग और दल से जुड़े हुए, गाइनोशियम यानी जायांग द्विअंडपी युक्तांडपी ऊर्ध्ववर्ती होता है। पुष्प चित्र में त्रिज्या समित का चिन्ह रहेगा, ब्रैक्ट नहीं है, नहीं रहेंगे और ये बाह्य दल इस तरह से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इनके अपोजिट में इनसे एकांतर क्रम में दल लगे होते हैं। दलों से पुमंग जुड़े हुए, द्विकोष्ठी है और अंडाशय फूला हुआ मांसल है। पुष्प में यदि देखा जाए तो इस तरह से ये है इसका पुष्पवृंद, ये है बाह्य दल, ये बाह्य दल है और ये है इनके दल। 3 इस तरफ दिख रहे हैं, 2 पीछे की तरफ यहाँ पर दिखाई देते हैं और लंबवत काटने पर वो अलग हो जाते हैं। जो पुतंतु है, पुमंग है, वो दल से जुड़े हुए हैं। अंडाशय मोटा फूला हुआ मांसल होता है, वर्तिका छोटी और द्विशाखित ऊपर से होती है। ये इस तरह से पृष्ठ लग्न पुमंग होता है। अंडाशय का जो ट्रांसफर सेक्शन है काटेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? फैमिली सोलेनेसी, 90 वंश, 2000 जातियां, सोलेनम में 1500 जातियां इसमें पाई जाती है। इनके बारे में पूरा पढ़ा। मकोए, अश्वगंध, आलू, टमाटर, बैंगन सब इसके अंतर्गत आते हैं। एक वीडियो में हमने इसके सभी पौधों का आर्थिक महत्व पढ़ा था। तो बेटा इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और जहां भी समझ में नहीं आए मुझसे पूछिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।